हेलो स्टूडेंट्स, हेलो होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, लेवल बहुत अच्छा रहेगा क्वेश्चंस का। और ये जो पेपर है ये आपके होम साइंस का पेपर है, ठीक है। पेपर सेकंड आपको दिख रहा होगा, पेपर सेकंड होम साइंस। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है किस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, बट मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आते रहते हैं। मुझे ये पेपर अच्छा लगा तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस का वो बहुत अच्छा है। आपको भी पता होना चाहिए कि आजकल किस हिसाब से कौन से लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, लाइव चैट में ज्वाइन कर लीजिए। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर माय चैनल लर्निंग विद दिव्या के साथ आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको नई जानकारी मिले, कुछ नया पढ़ने के लिए मिले, डेप्थ में पढ़ने के लिए मिले और टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। होम साइंटिस्ट बी रेडी। आज कुछ कम क्वेश्चंस को करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, तो कोई भी बच्चा इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होगा, क्योंकि बायलिंगुअल क्लास रहेगा। मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती रहूंगी, बस आपको उसको समझ के आंसर करना है, ठीक है। टेक योर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, पूछ रहा है बॉडी मास इंडेक्स बताइए, मतलब BMI बताइए, ठीक है, एक इंडिविजुअल का जिसकी आपके ऊंचाई लंबाई दी है 5 फुट 6 इंच और उसका वेट है 78 kg। तो उसका BMI कितना होगा। BMI निकालने के लिए सबसे पहले आपको बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि BMI कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला बताइए क्या होता है BMI का, सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। BMI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट लेते हैं kg में, ठीक है, और हाइट होती है मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। हाइट किस में होती है, मीटर पर स्क्वायर में। यहां पर आपको हाइट फीट में दी हुई है, तो पहले आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब आप 5 फुट 6 इंचेस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो समथिंग 1.66 या 1.71 समथिंग आएगा। मैंने एग्जैक्टली देखा था तो लगभग 1.66 समथिंग आ रहा था। तो 1.66 फिर इंटू 1.66 करेंगे, क्योंकि मीटर पर स्क्वायर है तो 2 बार 1.66 करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप सब अपने घर पे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया। 1.6 इंटू 1.66 को आप करिए, फिर 78, फिर आप जब इसको भाग देंगे 78 से तो लगभग समथिंग आपका 27.8 समथिंग आएगा। एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, समथिंग आएगा, 27.8 समथिंग। आपके कुछ हो सकता है एक आध पॉइंट ऊपर नीचे आए, बट जो एग्जैक्ट आंसर इसका है यहाँ पर वो है 27.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे BMI आपके बॉडी मास इंडेक्स जो है आपके फैट परसेंटेज बताता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप 18 से 22 के बीच में है तो आप नॉर्मल एवरेज वेट में है, नॉर्मल वेट में है। 18 से बिलो है, कम है, तो आप अंडर वेट है। और 22 से अगर आप ऊपर चले जा रहे हैं, पहले 24 था, अभी 2023 में जो आपके या 2020 में जो आपके आइडिया आया उसमें आपके 22 हो गया है ना BMI। तो अगर आप उससे ज्यादा हैं तो आप ओबीस में, तो ये पर्सन ओबीस है। यहाँ पे 27.8 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। आपको BMI निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको फीट को, इंचेस को, जो फीट है इसको मीटर में चेंज करना आना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में आपके हाइट दी हुई है, लगभग यहाँ पर आपके 167 समथिंग दिया होता कि 167 सेंटीमीटर्स है, तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.67 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है, 1.67 मीटर हो जाएगा। फिर इंटू 1.67 करना पड़ेगा आपको, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि मीटर पर स्क्वायर है। देन फिर आप इसको क्या करेंगे, कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ये चीज आनी चाहिए। इसके बाद इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो सारे बच्चे करके देखेंगे और अपना भी आप निकालेंगे BMI। अपनी हाइट को देखिए, आपकी सेंटीमीटर्स में कितनी हाइट है, फिर आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या नहीं है, पूछा है नॉट। कलर का प्रिजर्व करना, फ्रूट के या फूड के अंदर जो भी कलर्स होते हैं वो प्रिजर्व करके रखना एंटीऑक्सीडेंट का काम है, नहीं है, काम नहीं है, पूछ रहा है। प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन को टूटने से बचाना, जो है प्रोटीन को टूट डिग्रेड ही नहीं होने देना। अब डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन का डिफरेंस आप सब बहुत अच्छे से समझते हैं जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कि डीनेचुरेटेड प्रोटीन क्या होता है या डीनेचर्ड प्रोटीन क्या है या डिग्रेडेटेड प्रोटीन क्या है। जब आप समझ रहे हैं, आप टर्म देख रहे हैं डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड तक टूट चुका है। तो अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि डिग्रेडेशन क्या है, डीनेचुरेशन क्या है, समझ में आ गया।
मिनिमाइजिंग रेंसिडिटी को कम करता है, ठीक है, और प्रिजर्विंग फ्लेवर जो उसका टेस्ट है उसको प्रिजर्व करके रखता है, बना कर रखता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का इसमें से काम क्या नहीं है, बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा ऑप्शन कि ये काम एंटीऑक्सीडेंट नहीं करते हैं, जल्दी से बताइए। यहां पर आपके आंसर होगा स्टूडेंट्स प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन। ऐसा थोड़ी है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन को बिल्कुल टूटने ही नहीं देंगे, है ना, अब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन को नहीं टूटने देंगे फॉर एनर्जी, बट ऐसा नहीं है कि आप जो प्रोटीन बॉडी में ले रहे हैं, डीनेचर्ड प्रोटीन वगैरह बॉडी में ले रहे हैं तो वो डिग्रेडेड होएगा ही नहीं, उसको डिग्रेड होने ही नहीं देंगे एंटीऑक्सीडेंट। अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो हमारी बॉडी बिल्डिंग कौन करेगा, सेल का मेंटेनेंस कौन करेगा, हमारी बॉडी कैसे बनेगी, क्योंकि प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ है प्रोटीन्स। तो ये फंक्शन नहीं है एंटीऑक्सीडेंट का कि प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है, वो प्रोटीन को बिल्कुल टूटने से बचाएं या प्रोटीन को टूटने ही ना दें, डिग्रेड ही ना होने दें। क्लियर? चलिए, बाकी सब काम है एंटीऑक्सीडेंट के, आपके प्रिजर्विंग फ्लेवर, मिनिमाइज करना रेंसिडिटी को, कलर को प्रिजर्व करके रखना, ये सब काम होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, Which vitamin can be synthesized in the body from non-dietary sources? ऐसा कौन सा विटामिन है आपके शरीर में जो सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम नॉन डाइटरी सोर्सेस से, बताइए। B12, D, E और A, आंसर बताइए। आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स विटामिन डी। विटामिन डी भी आपके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है, जब सूरज की किरणें आपके शरीर के ऊपर पड़ती हैं तब ये एक्टिवेट होता है, ये सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है, फ्रॉम नॉन डाइटरी सोर्सेज। तो आपके हो जाएगा विटामिन डी यहाँ पर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉग्निशन साइट फॉर अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन, आंसर करिए। रिकॉग्निशन साइट फॉर अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन, हमारी सेल के अंदर अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने वाली साइट कौन सी है, कहां पर हमारी सेल में अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया जाता है? मैच्योर्ड एमआरएनए में, माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए में, टीआरएनए में या आरआरएनए में? कहां पर जो है आपके अमाइनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है? यहां आंसर होगा स्टूडेंट्स टीआरएनए, ठीक है। इसकी बात मैं करूंगी आपसे जब मैं आपको डीएनए और आरएनए के फंक्शन पढ़ाऊंगी थोड़ा सा। अभी मैं आपको एक दिन ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ईएमपी, वो जो है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसकी भी हम बात करेंगे एक दिन, क्योंकि मैंने देखा उससे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तभी मैं आपको यहाँ पे टीआरएनए और आरआरएनए की बात करेंगे हम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Conversion of oxaloacetate to phosphophenol pyruvate (PEP) is carried out by, बताइए किसके द्वारा होता है? ये सब ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें आपके ग्लाइकोलिसिस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। कन्वर्जन है ऑक्सैलोएसीटेट का फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में, PEP में कन्वर्जन होता है, ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट में, किसके द्वारा? कार्बोक्सिलेज के द्वारा, पैप कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम के द्वारा, पैप कार्बोक्सिलेज के द्वारा, पाइरुवेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज के द्वारा। बताइए आंसर। अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स आपको याद हैं, उसमें यूज होने वाले सारे एंजाइम्स आपको याद हैं, तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ सिंपल आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ग्लूकोज के विघटन के बाद आपको क्या मिलता है, पाइरुवेट मिलता है। यहाँ पर आपसे कन्वर्जन पूछ रहा है, उसमें यूज होने वाले एंजाइम्स भी पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सैलोएसीटेट को फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट जो है कैरीड आउट होता है पैप कार्बोक्सी काइनेज के द्वारा, ठीक है। पैप कार्बोक्सी काइनेज, फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज के द्वारा जो है ये काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन हैवी क्रीम, बताइए हैवी क्रीम के अंदर जो है आपके फैट का परसेंटेज कितना होगा? हैवी क्रीम के अंदर 30 से 40%, 40 से 60%, 35 से 50%, 60 से 80%, कितना परसेंट जो है फैट परसेंटेज होता है हैवी क्रीम के अंदर? आंसर करेंगे सारे बच्चे। यहां पर आपके आंसर होगा 40 to 60%। कितना होता है? 40 to 60%। भाई हैवी क्रीम पूछ रहा है, हैवी क्रीम मतलब ज्यादा क्रीम है, उसके अंदर फैट का परसेंटेज कितना होगा? 40 to 60%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, बताइए इसमें से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है?
कॉपर, बोरॉन, सल्फर, मैग्नीज। आंसर करेंगे सारे बच्चे। कौन सा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? सल्फर। सल्फर इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात ना करके हमें पता है ये मिनरल्स की बात हो रही है। मिनरल्स भी आपके दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, मैक्रो मतलब जिसकी जो ज़रूरत है वो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो माइक्रो मिनरल्स में आएगा, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम से कम है वो माइक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं, या उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। तो कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज माइक्रो मिनरल्स हैं, जबकि सल्फर मैक्रो मिनरल के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंजेंट स्मेल ऑफ रेडिश इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बहुत ही स्मेली सी, गंदी सी स्मेल आती है मूली के अंदर। जब आप मूली को पकाते हैं तो अजीब सी पंजेंट स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? बचपन में मुझे बड़ी एलर्जी थी मूली, जब मेरे घर में पकती थी तब वॉमिट सी आने लगती थी। आजकल तो वो मूली में महक वो रही नहीं गई है ना, लेकिन बहुत शुरुआत में बड़ी अजीब सी पूरे घर में महक फैल जाती थी। किसकी वजह से? सोलानिन है, कैप्साइसिन, आइथोसियोसाइनेट या डायमाइनो कंपाउंड, किसकी वजह से? कैप्साइसिन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलाइल आइसोसियोसाइनेट। ठीक है, ALLYL भी लिख लेंगे आप, एलाइल आइसोथियोसाइनेट। आंसर क्या हो जाएगा? एलाइल आइसोथियोसाइनेट। ठीक है, आइसोथियोसाइनेट से पहले आप एलाइल भी लिख लेंगे, एलाइल आइसोथियोसाइनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टिपिकल अरोमा ऑफ बटर ड्यू टू। बटर की जो अरोमा है, टिपिकल अरोमा जो बटर की है वो किसकी वजह से होती है? सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाइएसिटाइल कंपाउंड या डाई इथाइल ईथर। बताइए, बटर की, मक्खन की महक किसकी वजह से होती है? ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, डाइएसिटाइल कंपाउंड या डाइइथाइल एथर। यहां पर आंसर होगा आपके टिपिकल अरोमा ऑफ बटर इज ड्यू टू डाइएसिटाइल कंपाउंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डाइएसिटाइल कंपाउंड की वजह से जो अरोमा है, खुशबू है बटर की, वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें होती है। नेक्स्ट देखिए, जूस बॉक्सेस, जो आपके जूस बॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे टॉपिकाना का जूस बॉक्स होता है, रियल का जूस बॉक्स होता है, टेट्रा पैक्स आई थिंक उन्हें बोलते हैं, वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रिजर्विंग टेक्निक ऑफ। वो प्रिजर्विंग टेक्निक है, बहुत दिन तक जूस आप उसमें रख सकते हैं, महीनों महीनों जूस उस बॉक्स के अंदर रहता है। वो क्या टेक्निक है? इरेडिएशन है, फ्रीजिंग ड्राइंग है, शुगरिंग है या असेप्टिक टेक्निक है? बताइए कौन सी आपके जो है वो टेक्निक है? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे। इरेडिएशन है, फ्रीजिंग ड्राइंग करते हैं, शुगरिंग मतलब बहुत ज़्यादा शुगर उसके अंदर ऐड कर देते हैं, या असेप्टिक टेक्निक है? यहाँ आंसर होगा स्टूडेंट्स असेप्टिक टेक्निक। ठीक है, असेप्सिस एक टर्म है, असेप्सिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना असेप्सिस, और असेप्टिक टेक्निक यही होती है। इसके अंदर एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कंटामिनेट करते हैं फूड को, उसके सरफेस एरिया को रोकते हैं असेप्टिक टेक्निक से। तो इसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है जूस इंडस्ट्रीज वगैरह में जूस को पैक करने में। जो पैकेज आता है वो असेप्टिक टेक्निक के थ्रू आपके उसको जूस को प्रिजर्व किया जाता है। आंसर हो जाएगा असेप्टिक टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। Ketoacidosis is frequently found among which category of patient? हाइपरटेंशन, हार्टबर्न, अल्जाइमर डिजीज या डायबिटीज? इनमें से किसके पेशेंट में आपको कीटोएसिडोसिस की समस्या देखने के लिए मिलती है? कौन सी बीमारी में आपको कीटोएसिडोसिस, जिसे आप DKA भी बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, या फिर इसे आप डायबिटिक कोमा के नाम से भी जानते हैं? बताइए किस में देखने के लिए मिलेगी? तब तो आपको पता ही है, नाम से क्लियर हो रहा होगा। कीटोएसिडोसिस जो है आपके डायबिटीज में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कीटोएसिडोसिस क्या होता है? जब शरीर आपके क्या नहीं कर पाता है, ब्लड ग्लूकोज को बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता है। टाइप 1 में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। टाइप 1 IDDM में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने के लिए देखा जाता है कीटोएसिडोसिस, क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होता है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाए, ग्लूकोज को सेल्स यूज कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से
जो अदर कंपाउंड्स हैं जैसे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये टूटने लगते हैं एनर्जी के लिए। जब ये टूटते हैं तो कीटोन्स बॉडी बनती हैं जो कि क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है और फिर इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कॉज होता है। ठीक है, इसे DKA भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। 12 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड्स टू द एडिपोज टिश्यूज फॉर स्टोरेज। बताइए कौन सा वो कंपाउंड है जो ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी लिपिड्स को। जब आप लिपिड्स जब खाते हैं, आपने वसा खाई तो एडिपोज टिश्यूज में जाता है स्टोरेज के लिए। तो कौन सी है वो, काइलोमाइक्रॉन्स है, LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL है या पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। बताइए क्या है। जब आप लिपिड्स खाते हो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वो स्टोर होने के लिए जाते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज में। क्या होता है, कौन जाता है एडिपोज वो टिश्यूज में स्टोर होने के लिए, ट्रांसपोर्ट कौन होता है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स ही आपके एब्जॉर्ब होते हैं। फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में होता है और यही आपके लेक्टिन से ट्रांसपोर्ट होते हुए जाते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। फाइटोस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल या अर्गोस्टेरॉल। आंसर करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रिकर्सर क्या है विटामिन डी का। ऑप्शन नंबर सी, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हैज नो इफेक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। आपने जैसे उसमें पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाया था, आप जानते भी होंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथी की जरूरत कब पड़ती है आपको, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में होता क्या है, क्या होता है आपके साथ। यहां आंसर होगा इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब आप किसी चीज को देख के बहुत घबरा जाते हैं, आपको डर लग गया कि आपसे कुछ गलती हुई है और अब आपकी मम्मी या अब आपके घर में ये बात पता चल जाएगी, तो आप बहुत घबरा जाते हैं बुरी तरीके से। आपको सिंपैथी की जरूरत पड़ती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब आपका काम करता है। और उस समय क्या होता है, आपके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, आपको सांस बहुत तेज आने लगती है, तो इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म या बॉडी की सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, सब कुछ कम हो जाता है, नॉर्मल होने लगता है, तो डिक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा, या मतलब कहेंगे कम होने लगेगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में हर चीज कम होने लगती है। सिंपैथेटिक में क्या होता है, उस समय आपके शरीर में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, होता है ना, घबराहट होने लगती है, दिल में धक धक होने लगती है कि अब क्या होगा क्या होगा। उस समय आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द बेसल स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट करता है आपके BMR को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। वासोप्रेसिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। जल्दी आंसर करेंगे, पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने इसके ऊपर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। बेसल मेटाबॉलिक रेट को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है वो थायरोक्सिन ही है। समझ गए आप। चलिए, BMR बढ़ेगा थायरोक्सिन बढ़ेगा, BMR घटेगा थायरोक्सिन घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट फ्लेवर एनहांसर। बताइए फ्लेवर को एनहांस करने वाला इसमें से कौन है, एस्पार्टिक एसिड, ब्यूटराइक एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या एस्पार्टेम। आंसर करेंगे सारे बच्चे, विच इज द इंपॉर्टेंट फ्लेवर एनहांसर। फ्लेवर को एनहांस करने वाला आपके होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या हो जाएगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, मेलार्ड रिएक्शन गिव्स कलर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन। मेलार्ड रिएक्शन किसके बीच में होता है और कब वो अपना जो है आपके कलर देता है, किसके रिएक्शंस जब होते हैं तब मेलार्ड रिएक्शन से कलर आपके आता है। फैट्स और अमाइनो एसिड्स के बीच में, फैट्स एंड स्टार्च के बीच में, अमाइनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में, फैट्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स के बीच में। जल्दी आंसर करेंगे, यहां आपके आंसर हो जाएगा मेलार्ड रिएक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, ये अमाइनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर
जितने भी आपके मोनोसेकेराइड्स होते हैं और डाइसेकेराइड्स होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ के, ठीक है, सुक्रोज को छोड़ के, सुक्रोज जो है वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और मैंने आपको पढ़ाया था जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जैसे स्टार्च वगैरह, ठीक है, ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये अपना कुछ भी रिड्यूस नहीं करते। ऐसे मैंने आपको याद कराया था, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। बाकी जितने भी आपके माल्टोज और लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जितने भी आपके शुगर्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में एक्सेप्ट सुक्रोज को छोड़ के, ये सब आपके रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और इन्हीं के बीच में और अमाइनो एसिड्स के बीच में जब आपके रिएक्शन होता है तभी आपके मेलार्ड रिएक्शन, जैसे कि दूध से आप खोया बनाते हैं तो दूध में लैक्टोज प्रेजेंट है, दूध में आपके अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट है। तो जब आप उसको बॉईल करते हैं, अधिक देर तक गर्म करते हैं, तो वो खोया सा बनने लगता है, उसमें जो कलर आने लगता है वो मेलार्ड रिएक्शन की वजह से आता है। उसी रिएक्शन को मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। मेलार्ड रिएक्शन होती क्यों है? वो आपके अमाइनो एसिड्स और जो आपकी होती है रिड्यूसिंग शुगर्स, इनके बीच में होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। उसके लिए आप मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो देख सकते हैं, नहीं तो अभी हम आगे बात भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे भी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, बॉटुलिज्म, ठीक है, कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म। कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म जो कि आपके डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, ये किसको अफेक्ट करता है? हार्ट बीट को, लिवर फंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को या स्प्लिन को? आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन बॉटुलिज्म से अफेक्ट होता है कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म से? आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका नर्वस सिस्टम, आपका तंत्र का तंत्र, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो होते हैं, नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा इससे अफेक्ट होता है कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म से, ठीक है। इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में इसको पढ़ाया हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिनम इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। डाइजेशन मतलब पाचन की प्रक्रिया ह्यूमंस में कहाँ कंप्लीट होती है? इसोफेगस, आपके भोजन नली में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है। आंसर करेंगे सारे बच्चे। डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, पूरी होती है? सभी को पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में कंप्लीट होती है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ताकि आप वो पढ़ें जो मैं आपको बोलूंगी। बताइए, फ्रक्टोज 2,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट इज अ पोटेंट रेगुलेटर ऑफ, किसका रेगुलेटर है या किसकी वजह से जो है ये रेगुलेट होता है? फ्रक्टोज 2,6 डाइफॉस्फेट या इसको फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं, इज अ पोटेंट रेगुलेटर ऑफ PFK1, PEP काइनेज, फॉस्फेट या हेक्सोकाइनेज। ये फिर आपके ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन है और ग्लाइकोलिसिस में आपके स्टेप्स के बीच में जो आपके वो यूज होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एंजाइम्स, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर करिए, ग्लाइकोलिसिस का क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बहुत तेजी के साथ। इसका आंसर होगा आपके PFK1। PFK1, PFK की फुल फॉर्म होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, ठीक है। जैसे आपके ग्लूकोज जब आप बॉडी में लेते हैं, सबसे पहले आप ग्लूकोज बॉडी में लेते हैं, ग्लूकोज आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो कोई एंजाइम काम करेगा ना, वहां पे काम करता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में। फिर आपने बात करी थी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है आपके PFK1। PFK1 होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा PFK1।
तो यहाँ एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम करता है। पहला एंजाइम होता है ग्लूकोज, जब आप बॉडी में लेते हैं आपके 2 पायरुवेट बनते हैं, तो आपको पता है अच्छे खासे स्टेप्स हैं बीच में, उसमें 7-8 स्टेप हैं, एकदम कूद के ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं बन जाते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस बोलते हैं इसे हम। लास्ट मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से टेलीग्राम पर कि ग्लाइकोलिसिस दिया हुआ है और उसमें दिया है एक कैसी प्रोसेस है, एरोबिक या एनारोबिक। आधे से ज़्यादा बच्चों ने आंसर लगाया एरोबिक है। एरोबिक होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपको पढ़ाया है जीवन के प्रत्येक, मतलब जीवन कह रहे सो संसार के प्रत्येक प्राणी में ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लूकोज का विघटन होता है प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हो चाहे वो ऑक्सीजन ना ग्रहण करते हो, दोनों कंडीशंस में होता है। लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एरोबिक एनारोबिक, बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? इट्स एनारोबिक, एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक होता है, क्योंकि इसको एनारोबिक ही कंसीडर करते हैं अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो। क्योंकि एनारोबिक इसलिए क्योंकि ये संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लूकोज तो हर इंसान के, हर व्यक्ति की, संसार के प्रत्येक जीव की जरूरत है ग्लूकोज एनर्जी के लिए। समझ रहे हैं आप? तो क्वेश्चंस को देख के ध्यान से सॉल्व कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। थोड़ा मेरी आज तबीयत डाउन है, जिस वजह से मैं आपको कल कराऊंगी इसके आगे के और क्वेश्चंस। अभी इसमें 100 क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में, हम कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग ज्वाइन कीजिए और ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत समय है, एग्जाम का कुछ आपके पता नहीं है, तो आपका होमवर्क है कि आप ग्लाइकोलिसिस याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, कोई भी एग्जाम हो, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। आपके होम साइंस से रिलेटेड है, आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म अभी आप पढ़ेंगे, तो मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। इसमें कितने एंजाइम्स कौन से स्टेप में यूज होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, जितना हो सके अपने अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कीजिए। बाय गाइस।